जय हिंद दोस्त। आज आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो पहले जो है कि राष्ट्रकूट का अर्थ क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट का अर्थ होता है प्रांत मुख्य होता है। राष्ट्रकूट का अर्थ क्या होता है, तो प्रांत मुख्य होता है। इसका जो संस्थापक दंती दुर्ग है, इसका संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है। आखिर दंती दुर्ग है कौन, तो कहा जाता है कि जो दंती दुर्ग है वो चालुक्य के सामंत है। किसके सामंत है, तो चालुक्य के सामंत है। इस चालुक्य की एक वातापी चलती है। चालुक्य के तीन शाखा है, जैसे चालुक्य के बेंगी है, चालुक्य के कल्याणी है और चालुक्य के वातापी है। तो जो चालुक्य के वातापी एक शाखा है, उसका अंतिम शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बना। ठीक है, ये जो दंती दुर्ग से कौन कौन क्वेश्चन पूछते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला तो इसका संस्थापक ही पूछ देगा कि राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि इसने एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ यज्ञ। क्या कहा जाता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया है, तो दंती दुर्ग ने करवाया है। इसने एक दशा अवतार मंदिर का निर्माण कराया। क्या किया है, तो दशा अवतार मंदिर का भी निर्माण दंती दुर्ग ने किया है। ठीक है, इसने राजधानी जो है कहां बनाया है, तो मानेकखेड़। राष्ट्रकूट का राजधानी कहां था, तो मानेकखेड़। इसके बाद जो अगला शासक बना जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। क्या है, कृष्ण प्रथम। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कृष्ण प्रथम का उपाधि क्या है, तो पहला जो इनका उपाधि है जिनका नाम है सुंगटुंग। क्या कहा जाता है, सुंगटुंग कहा जाता है, और अकाल वर्ष के भी नाम से जाने जाते हैं। तो कृष्ण प्रथम को एक तो सुंगटुंग कहा गया है और दूसरा अकाल वर्ष के भी नाम से जाने गए हैं। अगला हम आपको बताते हैं, इससे एक क्वेश्चन बड़ा ही बार बार पूछा जाता है कि जो इसने एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो कृष्ण प्रथम ने। तो एक और है, हम बताए थे कि कांची जो है, कांची में है एक कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो इस जो कांची में कैलाशनाथ जो मंदिर है इसका जो निर्माण है किसने किया है, तो इसका निर्माण किया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन किया है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय किए हैं ना। ये कौन वंश के शासक है, तो पल्लव वंश के शासक है। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर पूछे तो क्या बताएंगे, कृष्ण प्रथम को। लेकिन कांची में जो कैलाशनाथ का मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया है। यह पल्लव वंश के शासक है। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको कि इसके बाद एक राजा बनता जिसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। तो ध्रुव से एक क्वेश्चन बड़ा बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इसने एक उपाधि धारण किया है जिसको हम लोग बोलते हैं धारावर्ष। इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि धारावर्ष किसका उपाधि है, तो ध्रुव का। इनका एक और उपाधि है जिसका नाम है निरुपम। क्या नाम है, निरुपम। तो निरुपम है, धारावर्ष, इनका किनका उपाधि है, तो ध्रुव का उपाधि है। कहा जाता है कि इन्होंने, ये राष्ट्रकूट के एक पहला ऐसा शासक है जिन्होंने उत्तर भारत के जो राजनीतिक में क्या किए हैं, हस्तक्षेप किए हैं। और इन्होंने क्या किया है कि कनौज को जीतने के लिए, कनौज जो है, कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। तो त्रिपक्षीय में 3 राजा होंगे। एक राजा तो खुद है ध्रुव, 2 राजा और है। एक है प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक है, और दूसरा जो है एक पाल वंश का शासक है, पाल वंश का शासक। प्रतिहार वंश का शासक नाम है वत्सराज, वत्सराज है, और पाल वंश के शासक का नाम है धर्मपाल। तो इसने क्या किया कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार के शासक वत्सराज को तथा पाल के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिए। तो त्रिपक्षीय में 3 शासक थे, ध्रुव है, इन्हें वत्सराज है, और कौन है, धर्मपाल है। किसको जीतने के लिए, तो कनौज को जीतने के लिए इन्होंने भाग लिया था। अगला जो राजा बनता है इसके बाद देखेंगे, जिनका नाम है गोविंद तृतीय। क्या नाम है, गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय का जो उपाधि है
पृथ्वी वल्लभ कहा जाता है, श्री वल्लभ के नाम से जाने जाते हैं। कौन? गोविंद तृतीय। ये भी एक राष्ट्रकूट वंश के बड़ा ही योग्य शासक हैं। इनका कहा जाता है कि इनका जो घोड़ा है वो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक पानी पीता है। इसका कहने का अर्थ है कि गोविंद तृतीय के समय जो राष्ट्रकूट वंश का जो साम्राज्य था उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं गुप्तों में कि गुप्तों में एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उसका जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता था। कितना? तो 3 समुद्र का पानी पीता है। लेकिन गोविंद तृतीय का जो घोड़ा हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक पानी पीता है। इसका कहने का अर्थ है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक इनका साम्राज्य विस्तार हुआ था। एक बात और हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि जो गोविंद तृतीय हैं ये जब उत्तर भारत को जीतने के लिए जाते हैं तो इनके जो छोटे भाई हैं 12 सामंतों को लेकर के विद्रोह कर देते हैं। और जब गोविंद तृतीय उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत की ओर आते हैं इस विद्रोह को दमन करने के लिए, तो 12 सामंत तथा अपने छोटे भाई को एक साथ हरा दिए। एक और इनका वीरता का उल्लेख मिलता है। जैसे कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि जो पांड्य के जो शासक हैं, पांड्य के शासक, पल्लव के शासक और केरल के शासक तथा जो गंग के जो शासक हैं, इन्होंने एक गुट बनाया कि गोविंद तृतीय को हराया जाए। लेकिन गोविंद तृतीय इतना योग्य शासक है, इतना शक्तिशाली शासक है कि उन्होंने पांड्य, पल्लव, केरल तथा गंग के शासकों को एक ही बार में हरा दिया। कौन हरा दिए हैं? तो गोविंद तृतीय इतना ज्यादा योग्य है। अब हम आपके इसके आगे बताते हैं। इसके आगे देखेंगे तो अमोघ वर्ष शासक बना। यह भी बड़ा ही शक्तिशाली शासक है। कौन? जिसका नाम है अमोघ वर्ष। इसका मूल नाम देखेंगे तो मूल नाम क्या है? सर्वा है। इनका मूल नाम क्या है? सर्वा। अगर इनका उपाधि देखें तो नृपतुंग कहा जाता है। तो अमोघ वर्ष की उपाधि क्या है? नृपतुंग। एक रचना भी है नृपतुंग, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इनका एक और उपाधि है वीर नारायण। तो नृपतुंग तथा वीर नारायण के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमोघ वर्ष जाने जाते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि कौन धर्म को मानते हैं, तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और इन्हें दक्षिण भारत का अशोक भी कहा जाता है। अमोघ वर्ष को दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की। पहला का नाम है कविराज मार्ग, और कविराज जो मार्ग है कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में थी? तो कन्नड़ भाषा में है। और हम दूसरा आपको बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अमोघ वर्ष ने जीवन के जो अंतिम क्षण इनका जो बीत रहा था उसमें एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रत्नमालिका। क्या नाम है? रत्नमालिका। यह जो था यह संस्कृत भाषा में था, संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है। और अंतिम दिनों में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया कि तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया है? इनकी जो मृत्यु कैसे हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी में क्या कहते हैं? तो जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि इनके दरबार में रहने वाले जो कवि हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किए हैं। तो इनके दरबार में रहने वाले कवि का नाम है जिनसन। क्या नाम है? जिनसेन। इनके दरबार में रहने वाले कवि का नाम है जिनसेन। क्या नाम है? जिनसेन। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं आदि पुराण। तो आदि पुराण के जो ग्रंथ की रचना कौन किए हैं? तो जिनसेन ने किए हैं। कौन किए हैं? जिनसेन। दूसरा महावीराचार्य। तो महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा। तो महावीराचार्य ने कौन पुस्तक की रचना की है जी? कौन ग्रंथ का रचना किया है? तो गणित सार संग्रह का। और सक्तायन जो है इन्हीं के दरबार में रहते हैं। इन्होंने अमोघ वृत्ति लिखा है। क्या लिखा है? अमोघ वृत्ति लिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में एक अरब का यात्री आता है 851 ईस्वी में, जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। जब सुलेमान भारत में आता है और राष्ट्रकूट के विशाल सेना को देखता है तो इसे विश्व की चौथी शक्ति बताता है। सुलेमान क्या करता है कि विश्व के चौथी शक्ति बताया है भारत को। कहता है कि चीन, रोम तथा अरब के बाद कोई शक्तिशाली शासक है तो भारत में राष्ट्रकूट वंश है। कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद जो शासक बनते हैं इंद्र तृतीय। समय में भी
अरब यात्री आया जिसका नाम है अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। तो अल मसूदी जो है किनके समय में आया है? तो इंद्र तृतीय के समय में आया है। इसके बाद जो एक योग शासक बने जिनका नाम है कृष्ण तृतीय, और कृष्ण तृतीय के दरबार में एक कवि रहते हैं जिनका नाम है पोन। क्या नाम है? पोन। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है शक्ति पुराण। तो शक्ति पुराण ग्रंथ की रचना कौन किए हैं? तो पोन किए हैं। और इस वंश के जो अंतिम शासक है जिसका नाम है कर्क द्वितीय। क्या नाम है? कर्क द्वितीय। तो कृष्ण तृतीय से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्या पूछेगा कि इन्होंने के समय इन्होंने क्या किया था कि तकोलम का युद्ध, तकोलम का जो युद्ध है, तकोलम का युद्ध हम देखेंगे। तकोलम का युद्ध हुआ है 949 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 949 ईस्वी में माना जाता है। इस तकोलम का युद्ध में इन्होंने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को क्या कर दिए हैं? पराजित कर दिए। ये कौन वंश के शासक है? तो चोल वंश के शासक है। तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को तकोलम के युद्ध में किसने पराजित कर दिया? तो कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।